केंद्रीय प्रवृत्ति के मापें। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप कौन कौन से हैं, उन मापों के बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति वह मान या वह बिंदु है जो संपूर्ण वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। The central tendency is stated as a statistical measure that represents the single value of the entire distribution or a data set. अगर हम कुछ उदाहरण के द्वारा अगर समझें कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान क्या है, जब कोई वितरण हमारे सामने आता है तो उसमें वह मान जो संपूर्ण वितरण का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे वितरण का प्रतिनिधित्व करता है, उसे जो है हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान विषय के 7 छात्रों का एक समूह है जिन्होंने कुछ प्राप्तांक प्राप्त किए। वो प्राप्तांक देखें, जैसे 41, 45, 46, 44, 47, 42, 48 प्राप्तांक मिला। अब हमें यह जानना है कि इसका कौन सा मान जो संपूर्ण में इस समूह को का प्रतिनिधित्व करता है। अगर देखा जाए तो 44 जो है उसके आसपास के सारे जो प्राप्तांक हैं सब उसी के आसपास केंद्रित हैं। इस नाते 44 जो है इस केंद्रीय मान है। केंद्रीय मान अगर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मीडियन और मोड। अगर शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो मीन सबसे शुद्ध मान माना जाता है। तो इन मापों की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लें कि ये क्या हैं। इनकी चर्चा एक एक करके हम करेंगे मीन, मीडियन, मोड पे। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय प्रतिनिधि जो प्रवृत्ति की मापें हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापें हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वह समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से संपूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षेप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की सहायता से 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना हम कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, अगर प्राथमिक रूप से हम विश्लेषण करें तो यह इसमें उच्च सांख्यिकी विधियों के उपयोग में जो है ये सहायक होती हैं। कुछ सांख्यिकी जो विश्लेषण होते हैं उसमें जो है प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन इत्यादि में जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की जरूरत पड़ती है। कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की कुछ सीमाएं हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में भी जान लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होते हैं वो सामूहिक विशेषताओं के बारे में बताते हैं। उनसे हम सामूहिक विशेषताओं को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी सहायता से व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो ये नहीं कर पाते। दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न मापों में भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे मीन के अलग माप परिणाम मिलते हैं, मीडियन के अलग मिलते हैं, मोड के अलग मिलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह का उस समय प्रतिनिधित्व नहीं करते जब सामूहिक विशेषताओं, कार्यों की गुणों में विषमताएं होती। अब जो है इनकी तुलना अगर हम करें आपस में कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कुछ तुलना कुछ तो सिमेट्रिकल, यानी कि जब विभिन्न अध्ययनों से जो हमें अंक प्राप्त होते हैं तो वो वितरण यदि सामान्य होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में समानता रहती है। ऐसी अवस्था में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों का ही समान मान प्राप्त होता है। लेकिन जब अंक वितरण विषमता होती है, विषमता यानी स्क्यूनेस होती है, तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के मानों में अंतर पाया जाता है। जब अब कैसी स्क्यूनेस होगी यानी कैसी विषमता होगी, अगर मान लीजिए धनात्मक स्क्यूनेस है यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस है, धनात्मक विषमता जिसे, तो मध्यमान का मान कम होगा, मध्यांक का मान अधिक होगा और बहुलांक का मान उससे भी अधिक होगा। यह ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस पे मध्यमान का मान कम होगा, मध्यांक का मान अधिक होगा और बहुलांक का मान सबसे अधिक होगा। अगर ऋणात्मक विषमता पाई जाती है, नेगेटिव स्क्यूनेस पाई जाती है, तो मध्यमान का मान सबसे अधिक होगा, मध्यांक का मान कम होगा, अब बहुलांक का मान सबसे कम होगा। ये तो जो है इसकी कुछ विशेषताएं हो गई।
जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मीन। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान, द मीन इज एवरेज ऑफ द नंबर्स। इसे अर्थमेटिकल मीन भी कहते हैं। नोट कर लें कि अर्थमेटिकल मीन, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है। मीन को जो है हम अर्थमेटिकल मीन कहते हैं, हम औसत मान कहते हैं, हम मध्यमान कहते हैं। इन सब नामों से हम जानते हैं। इट इज easy to calculate, add up all the number then divided by how many number थे। मतलब कि आप जो है सारे नंबर को जो है आप जोड़ लीजिए और उसके बाद उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, वही मीन होता है, उसे ही हम औसत कहते हैं। इसकी हम गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब देखिए उसी बात को नीचे लिखा गया है, समस्त संख्याओं को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। कैसे हम मध्यमान की गणना करेंगे? इसके कुछ फार्मूले होते हैं। तो उस दो तरह की स्थितियां आती हैं, एक कहते हैं अव्यवस्थित और दूसरे को कहते हैं व्यवस्थित। तो जब डाटा अव्यवस्थित होगा तब कौन से फार्मूला लगेंगे, और जब व्यवस्थित होगा तब कौन सा फार्मूला लगेगा? अव्यवस्थित यानी अनग्रुप्ड डाटा जब मिलते हैं तो हमें जो है कि इस फार्मूले को लगाते हैं, यानी मीन इजिकल टू सिग्मा एक्स अपान एन, अव्यवस्थित अनग्रुप डाटा। अब सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब सम ऑफ, एक्स का मतलब स्कोर, एन का मतलब नंबर स्कोर। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इसको उदाहरण के माध्यम से अगर हम व्यक्त करें। देखिए मान लीजिए हमारे सामने ये डाटा प्राप्त हुआ 15, 17, 19, 24, 23, 16। इनको जो है हम आपस में जोड़ लें और उसके बाद इनकी संख्या से डिवाइड कर दें। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल जो है इन नंबर कितनी संख्या है? 6। अब फार्मूले को यहाँ रखिए, एम इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, और सबको जोड़िए 15 + 17 + 19 + 24 + 23 + 16 इक्वल टू 114, यानी 114। अब एन कितना आया? 6। अब 114 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 114 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 19। यह आपका मीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं व्यवस्थित आंकड़ों, द मीन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी व्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए लॉन्ग मेथड, विस्तृत विधि, और एक को कहते हैं शॉर्ट मेथड, संक्षिप्त विधि। तो देखिए यह विस्तृत विधि का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एम मतलब मीन, सिग्मा का मतलब सम टोटल ऑफ स्कोर यानी योग, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवृत्ति, एक्स का मतलब स्कोर, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेज या नंबर ऑफ स्कोर। इसके फार्मूले को जो है देख लें। अब हम जो है दोनों विधियों के कैसे जो है हम गणना करें, उनको एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाएगा। एक एक चरण को आप चाहे तो नोट करते जाएं, लगाते जाएं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा यानी कि जब व्यवस्थित आंकड़े आपको मिलते हैं, तो मान लीजिए आपको डाटा मिला 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, ये क्लास इंटरवल आपका जो है CI मिला। अब यहाँ पे जो है एफ फ्रीक्वेंसी 1, 8, 8, 14, 17, 2, इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 40। अब जो है आपको डाटा चाहिए एक्स कैसे मिलेगा? क्योंकि फार्मूला आपका है एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो सबसे पहले आपको एक्स चाहिए। आपको जब डाटा केवल मिलता है तो यही मिलते हैं, आपको क्लास इंटरवल मिलेगा और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक्स की गणना करनी होती है। एक्स की गणना करने के लिए आपको एक ध्यान दें तो कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि एक्स की गणना किस विधियों के माध्यम से
हम करें जिससे बहुत आसानी से गणना कर लिया जाए। तो देखें कि लोवेस्ट और हाईएस्ट को आप जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो अंक आपको मिलते हैं वही आपका जो है उसका मिड पॉइंट होगा और वही आपका स्कोर होगा। देखिए जो यहाँ लोवेस्ट हाईएस्ट जैसे 16 और 20, 16 प्लस 20, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 16 और 20 जोड़ेंगे होगा 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। देख लें। उसी तरह से 21 और 25, 21 प्लस 25, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। देखिए 23 दिया है। थर्ड पे जाइए, थर्ड है 26 और से 30, यानी कि 26 से 30। अब 26 और 30 को जोड़ेंगे तो 26 और 30 होता है 56, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा। एक और फार्मूला है, बहुत आसानी से जो है आप इसके मिड पॉइंट को या स्कोर को ज्ञात कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ही जो है स्कोर होता है, यानी एक्स होता है। तो मान लीजिए ये देखते हैं कि 16 और 20 के बीच में जो है कितनी का अंतर है, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है। साइज आप इसकी क्लास इंटरवल देखें तो 16 और 20 को देख लें तो 16, 17, 18, 19, 20, यानी 5 का है। देख लें अगले वाले में भी देखिएगा 21, 22, 23, 24, 25, देखिए 5 का अंतर है। यानी कि अगर पहला आप देख लें 16 और प्लस 20 को आप जो है जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, 18 आ गया। अब 18 में 5 जोड़ते जाएं, 18, 5, 23, 5, 28, 5, 33, 5, 38, 5, 43, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर जितने यहाँ देखें जितने वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल में जितना अंतर हो, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जितना का अंतर है उतना जो है अगर आप नीचे वाले में जोड़ते चले जाएं या ऊपर वाला जोड़ करके उसमें से नीचे की ओर घटाते चले जाएं तो वही आपका जो है एक्स डाटा होगा या स्कोर होगा या मिड पॉइंट हो जाएंगे। अब जो है आपको एफ एक्स चाहिए, क्योंकि आपका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स क्या है, एफ का गुणा एक्स में, यानी आवृत्त का गुणा जो है ये स्कोर में करेंगे तो एफ का गुणा यानी कि 1 का 43 में तो हो जाएगा 43, 8 का 38 में हो जाएगा 304, 8 का 33 में 264, और 14 का 28 में 392, और 7 का 23 में 161, 2 का 18 में 36। टोटल को ऐड कर लेंगे ऊपर से नीचे तक तो ये हो जाएंगे 1200, यानी कि 1200। तो 1200। अब एन कितना है आपका 40, फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है 40। अब जो है 1200 बटा 40 कर लीजिए, तो 40 से जब 1200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, यानी आपका मीन हो जाएगा 30। यह विस्तृत विधि कहा जाता है। जब दशमलव में आते हैं थोड़ा सा गणना कठिन हो जाती है, और इसीलिए जो है संक्षिप्त विधि से का भी वर्णन है। अब हम लोग देखेंगे संक्षिप्त विधि क्या होता है। संक्षिप्त विधि के द्वारा मध्यमान की गणना हम लोग देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इजिकल टू AM प्लस C इंटू आई। AM मतलब एज्यूम्ड मीन, C यानी करेक्शन, I साइज ऑफ क्लास इंटरवल जिसकी चर्चा हम लोग पिछले में चर्चा किए थे। मीन देखिए यहाँ करेक्शन को जो है करेक्शन को सिग्मा FD अपॉन एन C। अब इस पूरे फार्मूले को अलग अलग से हम लोग देखा जाए, जैसे कि AM प्लस C इंटू आई है तो करेक्शन का मतलब क्या है, करेक्शन सिग्मा FD अपॉन एन। अब यहाँ अगर पूरे फार्मूले को नीचे देख लें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि AM प्लस सिग्मा FD अपॉन एन इंटू आई। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो इसी को याद कर लें कि AM प्लस C इंटू आई, लेकिन इसमें जो है करेक्शन के यह याद करना पड़ेगा कि करेक्शन का मतलब है सिग्मा FD अपॉन एन, और ये इसको याद कर ले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, AM प्लस सिग्मा FD अपॉन एन इंटू आई। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे, यहाँ देखें AM यानी एज्यूम्ड मीन कल्पित मध्यमान, सिग्मा सम ऑफ योग, F फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और D डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन कल्पित मध्यमान से विचलन, FD प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन आवृत्ति और विचलन का गुणा,
और n टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। ये कैसे ज्ञात करेंगे हम आगे उदाहरण में देखेंगे। I साइज ऑफ क्लास इंटरवल वर्गन। अब यह मान लीजिए आपके पास जो है वही सेम उदाहरण हमने ले लिया है, ठीक है। 16, 20, 21, 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, सेम वही डाटा है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा गुणा भाग आपको करनी थी, लेकिन इसमें बहुत छोटा है। हम इसमें जो है किसी एक में एज्यूम्ड मीन अपना मान लेंगे, एम मान लेंगे कि हमारा एज्यूम्ड मीन, आप किसी में मान सकते हैं, ये नहीं है कि जो है हमने बीच में मान लिया 26 से 30 में कि हमारा एज्यूम्ड मीन इसी में है, लेकिन हम इसे हम इसमें भी मान सकते हैं, इसमें भी मान सकते हैं, चाहे सबसे लास्ट में मान सकते हैं, किसी में हम मान सकते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन किस में है। अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि एज्यूम्ड मीन 26 से 30 वाले में है, 26 से 30 में जो है एज्यूम्ड मीन हमारा है, तो इसको मान करके जो है हम अब अपना गणना प्रारंभ करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा, क्लास इंटरवल मिलेगा और ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। मिड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। मिड पॉइंट तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे पहले निकला था। आपने पिछले वीडियो में देखा था कैसे निकाले थे। 16 + 20 को जो है हमने जोड़ दिया था और 2 से डिवाइड कर दिया था, तो हो गया 18। अब चाहे तो इसमें जो है देखिए जब क्लास इंटरवल 5 का था तो 18 में 5 जोड़ते जाइए, 18 5 23, 5 28, 5 33, 5 38, 5 43 ऐसे हो जाएंगे। तो आप मानेंगे कि ये जो है 28 हमारा जो है एज्यूम्ड मीन है, या हम मानेंगे कि एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, कल्पित मध्यमान 28 है। अब इसी को मान करके हम अपनी गणना को प्रारंभ करते हैं। तो हमने आपको बताया था सिग्मा जो करेक्शन हमने AM + सिग्मा FD अपॉन n × I ये चर्चा किए थे। अब देखिए इससे और इसकी दूरी, इस वर्गांतर से इसकी दूरी जो है जिसमें हमारा कल्पित मध्यमान है 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। और इससे जो है दूसरे वर्गांतर की दूरी क्या है 1, तो इसको हम जो है +1, हम लोग इसको जो है +1 के रूप में रखेंगे। और अगर फिर दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में यहाँ देखिए यह इससे जो इसकी दूरी जो है 2 स्थान ऊपर है, इस नाते +2, यह 3 स्थान ऊपर है, इस नाते +3। उसी तरह से नीचे देखिए, अब एक स्थान नीचे है तो -1, एक दूसरे 2 स्थान नीचे है तो -2। इस तरह से अगर 3 स्थान नीचे होता, यानी कि उससे इसकी जिसमें हमारा एज्यूम्ड मीन है उससे उसकी दूरी कितनी है, उसने अगर घटते क्रम में है नीचे की हो तो -1, -2, -3, -4 इस तरह करते जाते हैं। और ऊपर वाले को प्लस में है, देखिए +1, +2, +3, +4, +5, तो ऐसे हम जो है नंबरिंग करते जाते हैं। बहुत आसान होता है। अब जो है हमको निकालना क्या है FD। अगर फार्मूला देखें तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, सिग्मा FD अपॉन n। सिग्मा FD निकालने के लिए अब देखिए डी, ये तो डिविएशन आपको निकल गया, विचलन माने इससे इसकी दूरी कितनी है, विचलन आपने निकाल लिया। और F का D में गुणा, यानी कि 1 का 3 में बहुत आसान है, वहाँ बहुत बड़े बड़े गुणा भाग करना पड़ रहा था, यहाँ पे यानी कि 1 का 3 में करिए 3 आ जाएगा, 8 का 2 में गुणा करिए तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 8 का 1 में 8 हो जाएगा, 14 का जब 0 में, जब 0 का गुणा किसी भी अंक से करें या किसी भी अंक का 0 में गुणा करें तो हमेशा 0 होगा। यह हमेशा ध्यान रखें कि जब हम किसी अंक का गुणा 0 में करते हैं तो 0 होता है, या 0 का किसी भी अंक में हम गुणा करते हैं तो 0 होता है। 7 का -1 में करेंगे -7, और 2 का -2 में करेंगे तो -4। अब माइनस को अलग जोड़ लीजिए, प्लस को अलग जोड़ लीजिए, तो माइनस को अलग जोड़ेंगे तो -7 और -4 हो जाएंगे -11, और +8 +16 और +3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो +27 हो जाएगा। अब 27 में से -11 को जो है घटा दीजिए, मिलेगा आपको 16। अब फार्मूले के अनुसार रखिए, फार्मूला क्या था AM, देखिए फार्मूला है AM + C × I, या कहिए AM + सिग्मा FD अपॉन n × I। AM आपको 28 मिला, सिग्मा FD 16 मिला, और n 40, I साइज ऑफ क्लास इंटरवल जिसकी चर्चा हम किए थे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल या 16 से 20 के बीच में,
16, 17, 18, 19, 20, यह जो है 5 का अंतर है। तो आई हमारा हो गया 5। अब जो है देखिए, उसको जो है अपने सूत्र में, अपने फार्मूले में हम रखेंगे। तो एम हमारा था 28, हमने क्योंकि हमने ये माना था एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, इसी में है, तो हमने इसको 28 मान लिया था। तो एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित मध्यमान, हमने कल्पना कर लिया था कि हमारा मध्यमान यही है। तो कल्पित मध्यमान आप किसी को मान सकते हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए इसमें मान लिया तो 28 हो गया, तो आपने यहाँ रख लिया 28 प्लस 16, 16 क्या था हमारा एफ डी था। ये देखिए ये 16 जो है एफ डी यानी कि एफ गुड़े जी, तो यह 16 हमने यहाँ रख दिया और अपन 40 40 हमारा जो है यन है, यन हमारा क्या है फ्रिक्वेंसी कितना है 40 गुड़े 5। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करिए 28। अब 16 का गुणा 5 कर लीजिए, 16 5 80, 80 हो जाएगा, डिवाइड 40 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 बटा 40 यानी कि 2 हो जाएगा 28 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 30। आपका मीन हो जाएगा 30। देखिए पिछले में भी आपने निकाला था, वो भी उसमें भी 30 आया था, इसमें भी 30 आया। चाहे आप लॉन्ग मेथड से लगाइए, देखिए इसमें भी 30 आया था, या शॉर्ट मेथड से लगाइए। शॉर्ट मेथड से फ़ायदा यह होता है कि जब बड़े बड़े गुणा भाग करने पड़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं। अब जो है कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ एडवांटेज हैं मीन के, वह है मध्यमान की गणना सरल है और शीघ्रता से की जा सकती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक शुद्ध मान मध्यमान माना जाता है, तुलना में इससे सरलता होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। दिए हुए अंक वितरण की अंक का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान ही है। कुछ और जो है इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान लें। मध्यमान की स्थिति को दिए हुए अंक वितरण का प्रत्येक प्राप्तांक प्रभावित करता है। ये ध्यान रखें, जो हर अंक होता है, सब पूरा प्राप्तांक होता है, वह सब जो है मध्यमान को प्रभावित करता है। इसमें जो है देखिए हर अंक जो है जितने भी होते हैं सब के सब जो है इसको प्रभावित करते हैं। और दिए गए अंक वितरण का केंद्र बिंदु मध्यमान ही है, हमेशा जो है सेंटर पॉइंट जो है मध्यमान होता है। अंक वितरण के छोरों पर स्थित प्राप्तांक मध्यमान को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो यहाँ के और यहाँ के मान, जो भी मान है वह जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है प्रभावित करते हैं। अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से मध्यमान भी निश्चित राशि के बराबर बढ़ या घट जाता है। मान लीजिए यह आपका अंक है, अब इसमें जो है 5-5 पॉइंट जोड़ दीजिए, सब में 5-5 पॉइंट जोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको जो है इसी एकदम सेम वही जो है उसी जितना मान आप जोड़ रहे हैं उतने ही मध्यमान में बढ़ जाएगा सेम। इसको ध्यान से पढ़िए, अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से मध्यमान भी निश्चित राशि के बराबर बढ़ या घट जाएगा। यानी यदि 5-5-5 सब में जोड़ दें तो 5 निश्चित रूप से जो है आपके मध्यमान में रह जाएगा। अगला देखें, अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में यदि एक निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो मध्यमान में भी एक निश्चित राशि के गुणनफल के बराबर वृद्धि हो जाएगी। इसको भी ध्यान रखें। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा, जब PCS IAS और या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में आप देने जाते हैं एग्जाम, तो उसमें ये सब पूछे जाते हैं। मध्यमान की मानक त्रुटि मध्यांक और बहुलांक की अपेक्षा कम होती है, ये ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे बहुत जल्दी जो है आपको इस दूसरे वीडियो से अवगत कराएंगे। आज मध्यमान बताएं, अगले में जो है मध्यांक और बहुलांक के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।